एक बार फिर से स्वागत है। अवधेश जी, सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं। जो चर्चा का विषय है कि नरेंद्र मोदी जी ने आज कहा है कि देश के अच्छे सेहत के लिए कठोर फैसले लेने होंगे, इसको कैसे समझा जाए? देखिए, कठोर फैसले का मतलब यह है, अब इस समय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के पहले अब जो उन्होंने शपथ ग्रहण से लेकर के अभी तक जो सारे भाषण दिए उन सबको एक परिप्रेक्ष्य मिला के देखिए, और जो राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ है जिसमें साफ है कि देश की अर्थव्यवस्था संकट में है, देश की और भी कई चीजें अस्त व्यस्त हैं, मतलब जो प्रशासनिक काम है वो सारे अस्त व्यस्त हैं। उन्होंने 10 सूत्रीय फार्मूला दिया पहली मीटिंग में, आपको मालूम है, कार्यकुशलता बढ़ाई जाए, कैसे की जाए, मंत्रियों के लिए आदेश दिए। तो ये सारे कठोर फैसले ही थे। सबको बुला के 18 घंटे 20 घंटे काम करने हैं, 9 बजे तक आजकल सारे ऑफिसों में शुरू हो चुका है। लेकिन वो नरेंद्र मोदी की जो इस समय पॉलिसी है, देखिए, वो 1952 से लेकर के और अभी तक के बाकी प्रधानमंत्रियों से एक अलग खाका पेश करती है, जिसको मैं समझने की कोशिश 3-4 दिनों से कर रहा हूं, और आज उस पर मैंने एक आर्टिकल भी लिखा है कि वो जो आजादी के पहले देशभक्ति का एक जज्बा था कि हम जो कुछ कर रहे हैं वो देश की सेवा के लिए कर रहे हैं, चाहे हम मरें या जिएं, उसको आज के परिप्रेक्ष्य में वही भाव और वही रोमांच पैदा करके और देश को नए सिरे से एक जो है रीजेनरेशन ऑफ न्यू टाइप ऑफ नेशनलिज्म वो क्रिएट करना है। तो उसमें कठोरता, उसमें बलिदान का भाव, उसमें देश के लिए समर्पण, वो अपनी पार्टी के लिए भी है, नेताओं के लिए भी है, आम आदमी के लिए भी है। तो ये एक अलग किस्म का माहौल बना रहे हैं, और ये महत्वपूर्ण इसलिए है, मैं बता रहा हूं, क्योंकि हम सब ये आलोचना करते थे कि आजादी के सपने खो गए हमारे। इन राजनेताओं ने आजादी के सपनों की जगह नहीं, इसको पूरा करेंगे तभी स्पष्ट होगा जी। इसको समझिए, ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, बोलिए सोच के बोल रहा हूं। अगर उसमें से जो क्षेत्रीयवाद, जो संकुचित, जो राजनीति में हाई कमान, सारे कुछ इसलिए खत्म हुए कि आजादी के मूल्य नष्ट हो गए थे और सत्ता प्रमुख हो गया था जी। तो जब सत्ता आपके लाभ के लिए नहीं रहेगी, मतलब आप साफ हो गया कि मंत्री कोई बिजनेस नहीं कर सकता है। मंत्री अगर कोई शेयर में पैसा लगाता है तो प्राइम मिनिस्टर की स्थिति में होगी, कहेगा आप किसी ऐसे अपने रिश्तेदार को ऐसा बिजनेस नहीं करा सकते हैं जो कि जिसमें कि सरकारी सप्लाई हो, ओएसडी आप नहीं रख सकते हैं, आप एपीएस में किसी रिश्तेदार को नहीं रख सकते हैं। ये चीज पहले भी थी, इसको इंप्लीमेंट करने की बात नहीं, अलग बात है। पहले मैं ये कह रहा हूं, ये जो कठोर कठोर का मतलब यही हुआ कि देश को उन्होंने कहा कि वो समय था कि आजादी की लड़ाई के लिए लोग बलिदान होते थे देश के लिए, आज देश के लिए हमको जीना है। और कठोर, वो कठोर का मतलब ये नहीं है जो हम आने वाले समय में सिंह कह रहे थे कि हम जो है मनमोहन सिंह का कठोर, मोदी के कठोर फैसले में बहुत अंतर है। ये एक अंतर नहीं, ये एक भारत भक्ति का भाव पैदा करके लोगों को समर्पित भाव से कष्ट चाहते हुए भारत को दुनिया का सबसे श्रेष्ठतम देश बनाने की कल्पना का भाव है। ठीक है धर्मानी जी, जो भाव अवधेश जी समझ रहे हैं वही भाव आपको भी समझ में आ रहा है नरेंद्र मोदी के कठोर फैसले का, या आप कुछ और तरीके से, और तरह से, और एंगल से, और चश्मे से देखते हैं इसको? देखिए, मुझे ये लगता है कि नरेंद्र मोदी ने अपनी हर स्पीच में एक बात तो बड़ी साफ कही है, और मुझे लगता है जब से उन्होंने सत्ता संभाली है, आज पहला अवसर था जब वो दिल्ली से बाहर गए और किसी पब्लिक फंक्शन में उन्होंने ये बात कही, और पिछली सरकार, मनमोहन सरकार के ऊपर जिस प्रकार का एक आलोचनात्मक, मैं कहूँ, एक अटैक उन्होंने किया जो वो अपनी कैंपेन के दौरान करते रहे, तो ये पहला अवसर था। उन्होंने साफ कहा कि वो हमें बिल्कुल खाली भंडार दे के गए हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है और इसको भरने की आवश्यकता है। जो अगर आप पढ़ें, उन्होंने जो भाषण में अपना कहा है, सुना देता हूं कुछ अंश आपको सुना। मैं कुछ और कहना चाहता हूं। मुझे ये लगता है कि उन्होंने ये जो बात कही जी, ये जानते हुए कही कि मुझसे हो सकता है जितना लोगों ने प्यार किया उसमें कुछ कमी आए, लेकिन जब मैं राष्ट्र हित में ये बात कर रहा हूं और जब मैं दोबारा ये रीगेन कर पाऊंगा, ये कॉन्फिडेंस उनमें है कि मैं लोगों को नाराज कर सकता हूं, लेकिन ये शॉर्ट टर्म होगा और मैं इसको रीगेन करूंगा जब इसके रिजल्ट आएंगे। चलिए, तो ये जो चीज है, नरेंद्र मोदी के भाषण को, अंश को सुनते हैं, जो बात उन्होंने कहा। भारत की आर्थिक स्थिति अच्छी बनाने के लिए, इस संकटों से देश को बाहर निकालने के लिए कुछ कड़वे निर्णय करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए? पूरी हिम्मत से बताओ, करने चाहिए नहीं करने चाहिए? राजनीति स्वार्थ के लिए नहीं करने चाहिए,
लेकिन देश के स्वास्थ्य के लिए करने चाहिए। देश के जी ये लाइन अपने आप में सब कुछ बोल गई। जनता से उन्होंने कहलवाया जिनको वो एड्रेस कर रहे हैं जी। और जो अवधेश जी ने बात कही ये बिल्कुल ठीक है कि वो अब तक अपने व्यवहार से, जिस प्रकार वो सुबह 9 बजे कार्यालयों में गए और पहली बार किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने अपने ही ऑफिस का चक्कर लगाया सुबह 9 बजे उठकर, तो ये सब चीजें जो है उन्होंने दिखा दी हैं। अपने मंत्रियों को एड्रेस करना, सेक्रेटरीज को एड्रेस करना, ये सब चीजें उन्होंने दिखाई हैं कि वर्क कल्चर डेवलप करने की आवश्यकता है। ये तमाम चीजें बिल्कुल जायज है, लेकिन उम्मीदें जो थी, जो भाषण दिए, जो उम्मीदें, उस पर फैसले लेना पड़ेगा। साथ ही उपेंद्र जी, क्या जो बात नरेंद्र मोदी चुनाव से पहले कहते आ रहे और जो आज उन्होंने कहा कि देश के स्वास्थ्य के लिए, बेहतर सेहत के लिए अगर कठोर फैसले लेने पड़े तो उन्होंने जनता को भी इन्वॉल्व किया, क्या लगता है आपको कि जो माहौल, जो उम्मीद, जो अपेक्षाएं, जो आकांक्षाएं उन्होंने जिस तरह से पूरे देश में घूम घूम के उन्होंने कहा, इस वक्त लोग उसको स्वीकार करेंगे? अभी ये इनका जो था कि अच्छे दिन आने वाले हैं, एक नारा था, तो हमें लग रहा है कि ये जो कुछ निर्णय लेंगे आर्थिक मोर्चे पर जी, तो उससे शायद लोगों को लगे कि अच्छे दिन नहीं है तो खराब दिन है। तो ये इनको कुछ ऐसा एहसास हो रहा है, इसलिए ये वो कह रहे हैं कि भाई हम कुछ कड़वे निर्णय भी ले सकते हैं, मतलब कड़वे निर्णय, ऐसे निर्णय जो कि आपको पसंद नहीं आएंगे, तो जिसकी जरूरत है वो कह रहे हैं। हाँ, तो सरकार के कौन से कड़वे निर्णय जो जनता पसंद नहीं करेगी? तो एक तो है कि वैसा निर्णय जिससे महंगाई बढ़े, वैसा निर्णय जिससे कि पेट्रोल और महंगा हो, ऐसा निर्णय जिससे बिजली के जो रेट है वो और बढ़े, मतलब लोगों के पॉकेट पर जो भारी पड़, लोगों के पॉकेट पर सीधे असर पड़े। टैक्स में कुछ और ऐसी चीजों को पर ज्यादा टैक्स देने बहुत आवश्यक वस्तुएं, उपयोग की चीजें हैं, तो इनको लग रहा है कि वो टैक्स बढ़ाएं। दूसरा कि सब्सिडी हटाएं, तो उसमें एक है फूड सिक्योरिटी एक्ट। फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत 80,000 करोड़ से 90,000 करोड़ तक, कुछ लोग तो बोलते हैं कि सही ढंग से लागू किया जाए तो करीब 2-2.5 लाख करोड़ रुपया सालाना खर्च होगा अगर सही ढंग से इम्प्लीमेंट किया जाए तो। और ये जो पॉलिसी जो थी मनमोहन सिंह सरकार की, वो पूरा जो इकोनॉमिक रिफॉर्म था उसके खिलाफ थी कि भाई आप है जो कि एडमिनिस्ट्रेशन पर, क्यों एडमिनिस्ट्रेशन की जो ताकत नहीं है उससे 10 गुना उस पर आप डाल रहे हैं। तो हमको लगता है कि इनका जो मेन पॉइंट है कि लेस गवर्नमेंट एंड मोर गवर्नेंस, लिस्ट गवर्नमेंट और बेस्ट गवर्नेंस, तो उसके द्वारा ये हमें लगता है कि कुछ जो वो सरकार की जो पॉलिसी, सब्सिडी वाली पॉलिसी है, उसको ये वापस ले सकते हैं। तो वहां लोगों को कड़वा लगेगा। वो संकेत दे रहे हैं, संदेश दे रहे हैं, साथ ही साथ देश को तैयार कर रहे हैं कि देखिए देश की भलाई के लिए, देश हित में, देश की सेहत के लिए जो फैसले लिए जाएंगे, अगर वो आपको कठोर भी लगे तो आपको उसको देश हित में। ये मैं अवधेश जी के बात से सहमत नहीं हूं कि ये मनमोहन सिंह ने कुछ अलग सेंस में कहा था। मनमोहन सिंह जिस सेंस में 1991, 92, 93 में ये बात कहा करते थे, उसी सेंस में इन्होंने भी कहा है। उनका भी जो कड़े फैसले से मतलब ये होता था कि महंगाई बढ़ेगी, रुपया और कमजोर होगा, तो जनता पर बर्डन बढ़ेगा। और ये भी इसी सेंस में कह रहे हैं कि भाई हमने कुछ फैसला लिया, इससे आप पर बर्डन बढ़ेगा, लेकिन आप 1 साल 1.5 साल के बाद उस बर्डन को उठाने की स्थिति में आ जाएंगे। जैसे पावर का है, अगर पूरे देश में पावर को आप अवेलेबल करवाना चाहते हैं तो उसमें अगर आप सब्सिडी करते हैं, उसको कटौती करते हैं, तो पावर का वेस्टेज भी होता है। तो उसको रखना चाहेंगे कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो पे करे। नरेंद्र मोदी को आपने लगातार चुनाव से पहले और चुनाव के बाद, प्रधानमंत्री बनने के बाद भी सुना है। आज का उनका एक वाक्य काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब उन्होंने ये कहा कि कठोर फैसले देश के सेहत के लिए जरूरी है, या लेने पड़ सकते हैं, या लेने पड़ेंगे, या लेंगे, तो सवाल है कि जिन उम्मीदों को, जिन आशाओं से, जिन चीजों से देश की जनता प्रभावित है, महंगाई से प्रभावित है, जो बात अवधेश जी ने नहीं कहा, जो बात उपेंद्र जी कह रहे हैं कि लोगों के जेब पे, लोगों के ऊपर जो ऐसे फैसले भारी पड़ेंगे, तो उसको लोग इस वक्त क्या स्वीकार लेंगे? देखिए, क्या स्वीकारना पड़ेगा? उनके पास कोई विकल्प नहीं। देखिए, एक बात तो साफ है कि मैं समझता हूं कि सिर्फ अगर राजनीतिक भाषणों को छोड़ दें
तो हम तमाम लोग इस बात को कहते रहे हैं कि जिस स्थिति में देश आर्थिक संकट में छोड़ के गई है कांग्रेस पार्टी, जिस वोट बैंक की राजनीति के करने लोक लुभावन वादे और स्कीमें चलाने की कोशिश की, जिस तरह से वोट खरीदने की कोशिश की, उसमें करोड़ों खरबों रुपया गया, उसके अलावा भ्रष्टाचार भी लाखों में हुआ। मुझे लगता है जो सबसे बड़ी बात है जो उनके भाषण में भी झलक रही है, और किसी राजनेता के लिए यह कहना पब्लिक प्लेस से कोई आसान काम नहीं होता, और पिछले दिनों की अगर राजनीति देखें तो हमारे राजनेता सच बात कहने से इतने डरते हैं कि कहीं 2 वोट कम ना हो जाएं। नरेंद्र मोदी के सामने यह भी संकट है कि अभी 4-5 राज्यों के चुनाव भी होने हैं, लेकिन उन्हें इसका भी कोई डर नहीं है। मैं समझता हूं नरेंद्र मोदी के पास जो सबसे महत्वपूर्ण और स्ट्रांग बात है वो ये है कि इस देश के अंदर पिछले 60 साल में कम से कम अगर हम पिछले 20-25 साल की राजनीति देखें, उस राजनीति में हमें कोई ऐसा राजनेता नजर नहीं आता कि जिसकी बात पे लोग भरोसा कर पाए, और बात वो ऐसी कड़वी कहे उसके बावजूद भी वो ये कहें कि ये कह सही रहा है, हालात ऐसे हैं। मैं समझता हूं आपको ध्यान होगा कि लाल बहादुर शास्त्री ने भी इस तरीके से कोई खाद्यान्न का संकट के लिए कहीं से कोई समझौता नहीं किया था। उन्होंने भी एक अपील की थी लोगों से व्रत रखने की, तब भी लोगों ने माना था। यह उस नेता की क्रेडिबिलिटी का मामला होता है। आज नरेंद्र मोदी जिन कड़े फैसलों की बात कर रहे हैं उसमें अगर हम निटी गिटीज में जाएं कि कहां पे महंगाई ज्यादा होगी, कहां जेब पे असर पड़ेगा, किस तरह से सब्सिडी का मामला हो सकता है, सिलेंडर का मामला हो सकता है, फ्री राशन का मामला हो सकता है, 1 रुपए चावल 2 रुपए गेहूं वाली स्कीम पे असर होता है, यह आखिर में तय होगा। लेकिन मुझे लगता है कि कम से कम वो इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि इस सरकार को कम से कम 10 साल की जो यूपीए सरकार थी उसने देश को किस आर्थिक हालात में छोड़ा है, इस पे व्हाइट पेपर जरूर जारी करें, जिससे इस देश के लोगों को यथास्थिति पता चले। सिर्फ कह देने से बात नहीं बनेगी। दूसरी बात यह है कि कोई ये ना वो तो इकोनॉमिक सर्वे में आ जाएगा। नहीं, दूसरी बात मैं जो कहना चाह रहा हूं कि वो ये है कि ये कोई जरूरी नहीं है कि उन्होंने कहा अच्छे दिन आने वाले हैं तो अभी तो मुश्किल से 16-17 दिन हुए तो अभी आ जाएंगे। लेकिन अगर अच्छे दिन आने वाले हैं और शुरू के दिन जैसे अभी सब देख रहे हैं कि दिल्ली में 50 डिग्री टेम्परेचर है, तो ये भी कोई नहीं कह सकता कि अब तो नरेंद्र मोदी जीत गए, 50 डिग्री टेम्परेचर क्यों हो रहा है। लेकिन बरसात हो रही है तो ये उसका स्वाभाविक असर है। मुझे लगता है कि कड़े अच्छे दिन के लिए ये जो दिन निकलने वाले हैं, जिसको आप बजट में देखेंगे अगले 10-15 दिन के बाद, उसमें जरूर मैं मानता हूं कि नरेंद्र मोदी की कोशिश होगी कि जो बड़े ग्रुप्स हैं, जो बड़े लोग हैं, जो अमीर हैं, उन पे जरूर असर पड़ने वाला है। और वो कोशिश करेंगे कि एक साथ कई फ्रंट ना खोलें। जैसे आप देखें कि मनमोहन सिंह की सरकार के जमाने महंगाई की चरम सीमा थी, भ्रष्टाचार की चरम सीमा थी, लॉ एंड ऑर्डर की चरम सीमा थी। तो उन चीजों पे जहां कहीं कड़े फैसले से आम आदमी मुतासिर नहीं होगा, उसको जरूर बचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन यह भी नहीं होगा कि वोट बैंक के लिए, चुनाव जीतने के लिए वो कोई घोषणा करेंगे। महंगाई प्राथमिकता है ये और जो महंगाई की बात वो बार बार कह रहे हैं फंड बनाएंगे, मैं समझता हूं अगर फौरी तौर पे महंगाई पे भी उन्होंने कुछ हद तक राहत दे दी तो लोगों को ये नजर आएगा कि ये हमारे लिए कर रहे हैं। अगर नरेंद्र मोदी के इसी फैसले के साथ पता चला कहना चाह रहा हूं तो लोगों का यकीन हटेगा। अगर नरेंद्र मोदी कुछ करते नजर आएंगे और भ्रष्टाचार नजर नहीं आएगा तो भी ये नजर आएगा। कम से कम नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके की अभी रूपरेखा खींची है, लोगों को ये तो समझ में आ रहा है कि वो पूरी भारतीय जनता पार्टी और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ में मैं ये कहना चाह रहा हूं, जो कड़े फैसले लेने की बात हो रही है वो कड़े फैसले राजनीतिक भी हो सकते हैं, प्रशासनिक भी हो सकते हैं, आर्थिक भी हो सकते हैं। लेकिन इस भाषण में मोदी जी जो संकेत दे रहे हैं, प्रधानमंत्री जी संकेत दे रहे हैं, वो संकेत नितांत आर्थिक है। क्योंकि अभी बजट जुलाई में आने वाला है और उस बजट में आप देख लीजिएगा कि जो गैस प्राइस तय होना है रिलायंस के साथ, जो $4 से अभी $8 होने जा रहा है, जिस पर सरकार चुप्पी साधे बैठी है। दूसरी समस्या ये है जो रिलायंस के साथ केवल नहीं है, बहुत सारी कंपनियों, सर बहुत सारी कंपनियों के साथ है। अरे रिलायंस का केवल 3% योगदान है, बहुत सारे नहीं, ओएनजीसी सरकारी कंपनियों वो ठीक है, लेकिन उसका पूरा ओवरऑल आपकी इकोनॉमी पे उसका इंप्रेशन जाएगा, उसका इफेक्ट जाएगा। दूसरी बात ये है महंगाई पे जाएगा। दूसरी बात ये है कि आपका जो अभी पेट्रोल है मार्केट के कंट्रोल में है, यही डीजल पे होने जा रहा है। जैसे ही डीजल मार्केट के कंट्रोल में गया, महंगाई को आप रोक नहीं सकते हैं। अल्टीमेटली आज की तारीख में हमारे प्रधानमंत्री जी को आम आदमी को भरोसा दिलाना चाहिए, कोई भी फैसला ऐसा नहीं लगे जिससे इस देश में महंगाई बढ़े, जिससे इस देश में बेरोजगारी बढ़े। वो ये नहीं कह रहे, कठोर फैसले लेने का प्रभाव आम आदमी पे नहीं पड़ना चाहिए। कठोर फैसले लेने का प्रभाव हर नागरिक को लेना पड़ेगा। नहीं, अगर आप वो कह रहे हैं, जो बात कह रहे हैं वो आप एकदम सही कह रहे हैं। मेरी जेब में 100 रुपया है, उस 100 रुपए से मैं अपनी डे टू डे लाइफ नहीं चला सकता। आप अगर कह रहे हैं कि महंगाई को रोकना हो ही होगा, प्राथमिकता महंगाई होनी चाहिए, लेकिन उस
अगर पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ता है, गैस का दाम बढ़ता है, उससे डे टू डे लाइफ जो जीते हैं आम आदमी है, जो वर्कर है, उसका जीवन कितना यातनामय हो जाएगा। मुझे ये लगता है ये आपके जो आपके कहना, इनका एक डायलॉग था, अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन ही नहीं अच्छी रातें भी आनी चाहिए। जो अच्छी रातें भी आनी चाहिए। ये जो बात कही गई है ना, आप देखिए पूरी कैंपेन देख लीजिए, अभी भी देख लीजिए, उन्होंने ये कहा है कि इकोनॉमी की हालत खराब है। अब जो चीज बीमार है उसको अगर आप कड़वी दवा नहीं देंगे तो कैसे ठीक होगी जी? कड़वी दवा लगता है कि कड़वी दवा, मैं कुछ और कह रहा हूं, एक मिनट कुछ और कह रहा हूं, और उसके लिए भूमिका वो तैयार कर चुके हैं जी। एक से मैं आपके पास आता हूं, मैं समय कम है। एक बात पुष्पेंद्र ने कही कि नेताओं की क्रेडिबिलिटी, क्रेडिबिलिटी एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल कर रहे हैं। और क्या जब नरेंद्र, अगर मनमोहन सिंह कहते थे तो लोग नहीं मानते थे, या कोई और नेता देश के कहते तो शायद नहीं मानते। जो बात पुष्पेंद्र कह रहे हैं कि क्या उस नेता पे देश यकीन करता है? अगर उसकी क्रेडिबिलिटी है नेता की, तो लोग इसके लिए भी तैयार होंगे। मनमोहन सिंह कभी जनता के बीच जाके कोई अपील नहीं करते थे। मेरा जो सवाल है कि जो बात पुष्पेंद्र कह रहे हैं, और जो बहुत कम समय में नरेंद्र मोदी को लोगों ने जनादेश, जिस तरह का प्रचंड जनादेश एनडीए को, बीजेपी को मिला, इस प्रचंड जनादेश के साथ ये उम्मीदें भी थी कि आप हमें महंगाई, बेरोजगारी, इन चीजों से निजात दिलाएंगे। और वो त्वरित जो जनरेशन, जिस टेक्नोलॉजी, जिस समय में रह रहे हैं, उसमें लोग त्वरित रिस्पॉन्स, परिणाम चाहते हैं। ऐसे में नरेंद्र मोदी की जो क्रेडिबिलिटी की बात है कि क्रेडिबल लीडर अगर कहे तो उसको लोग यकीन करेगा। आपको लगता है अवधेश जी की वो चीजें बिल्कुल ये इस समय वो माहौल है, और या नरेंद्र मोदी उस माहौल को बना पाएंगे? बिल्कुल, मेरा कहना यह है कि मनमोहन की गलती यह थी ना कि वो कम समय में जी, कि वो पत्रकार या टीवी पर बोलते थे, ये जनता के बीच जाके बोलते हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण में बिल्कुल स्पष्ट था कि महंगाई रोकना हमारी प्राथमिकता है, और आज जो उन्होंने बोला है वो पहले जनता से बुलवाया है। तो वो एक माहौल क्रिएट, मैंने कहा ना कि एक नई माहौल तैयार कर रहे हैं। हाँ, देशभक्ति का माहौल, देशभक्ति का जज्बा कि हमको देश को ले जाना है, उन सबको एक साथ जोड़। मैं एक बात कहना चाहूंगा, और इस समय एक सेकंड, इस समय नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता, नरेंद्र मोदी की विश्वसनीयता, जनता में उनका आकर्षण, मैं समझता हूं कि भारत के किसी भी नेता से 100,000 गुना ज्यादा है। इसलिए उसको स्वीकार करेगा कि ये जो कुछ भी कर रहा है हमारे हित में है। हो सकता है कि कुछ उसमें, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि आम आदमी पर कोई अभी बोझ डालने वाला कोई फैसला वो करेंगे। जी, क्या कीजिए? मैं ये कहना चाह रहा हूं, किसी भी नेता की विश्वसनीयता क्या होती है? विश्वसनीयता ये होती है कि आपने जो पहले प्रॉमिस किया है उस प्रॉमिस को आप डिलीवर करते हैं या नहीं करते हैं। लेकिन उस डिलीवर करने के लिए रास्ता भी बदलना नहीं, रास्ता बदल रहा है, आज का दौर बदला है। आज का दौर जो बदला है उसमें ऐसा नहीं है कि आपको 5 साल के लिए समय दे दिया गया तो 5 साल बाद ही असेसमेंट करेंगे। आपकी सरकार का असेसमेंट विद इन 6 महीने होने लगेगा। और जनता के बीच में अगर कोई भी निर्णय ऐसा आता है, कोई भी इस प्रकार का निर्णय आता है जो जनता को सीधे प्रभावित करता है, तो मुझे नहीं लगता कि मोदी जी भी अपनी विश्वसनीयता, वो राष्ट्रीय की भावना को ज्यादा बचा के रखे। एक छोटी सी बात कह दूं, देखिए मैं फिर वही बात कर रहा हूं जो अवधेश भाई बात कह रहे हैं, मैं उससे आगे कह रहा हूं। देखिए जहां तक इन तमाम सारों की बातें हैं कि जो वो कह रहे हैं करोड़ फैसले, मैं ये कह रहा हूं कि ये बात जिस तरीके की बातें कही जा रही हैं कि डीजल जो है वो ओपन में चला जाएगा, पेट्रोल जा चुका है, तमाम सारी चीजें, यूपीए सरकार और मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी में बेसिक फर्क समझिए। नरेंद्र मोदी जहां कड़े फैसले की बात करते हैं, वहीं साथ साथ कॉलगेट, रेलगेट, तमाम अंतरिक्ष घोटाले नहीं होते हैं। लोगों को लगता है कि ईमानदाराना कोशिश हो रही है, अगर हमारी जेब पे असर पड़ रहा है तो प्रधानमंत्री के मंत्रियों की जेब पे भी असर पड़ रहा है। मंत्रियों उनके घर के लोग नहीं लूट रहे हैं, प्रधानमंत्री के कारण से फाइलें चोरी नहीं हो रही हैं। यह क्रेडिबिलिटी बढ़ाएगा, इसलिए लोग हो सकता है कि उनकी इस बात को यकीन करें, और उसी की वजह है कि नरेंद्र मोदी में कहने की हिम्मत है ये बात, और ये जानते हुए कि चुनाव है सर के ऊपर, ये बड़ी बात है। इससे मुझे लगता है कि वो ये जानते हैं कि जिस जनता को एड्रेस कर रहे हैं उसको ये दिखना भी है कि जो मैं कड़े फैसले कर रहा हूं उन कड़े फैसलों का शिकार मैं भी होऊंगा। इन कड़े फैसलों की आड़ में घोटाले नहीं होंगे, और घोटाले होंगे और लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेगा और तमाम सारी चीजें होंगी, तो उनके प्रति भी लोगों का विश्वास होगा। यही उनकी इस वक्त सबसे बड़ी चीज है। उपेंद्र जी आपके पास, उसके बाद धर्मानी जी के पास बहुत कम समय में, लेकिन एक अहम सवाल यह है कि नरेंद्र मोदी जी चुनाव से पहले बहुत सारे उन्होंने वादे किए, और उसमें एक बात जो सबसे ज्यादा माना जा रहा है, मुझे नहीं, आप कह सकते हैं, महंगाई से लोग वाकई बहुत ज्यादा परेशान थे। इस वक्त
अगर कठोर फैसले लिए जाते हैं, आर्थिक जो स्थिति है उसमें कठोर फैसले लिए जाते हैं तो महंगाई बढ़ सकती है, इसको आप नकार नहीं सकते। अब देखिए, कठोर फैसले हो सकता है कि हायर इनकम ग्रुप पर ज़्यादा टैक्स लगाएं, कॉरपोरेट टैक्स बढ़ा दें, और बहुत सारे जो इंसेंटिव्स के नाम पर कॉरपोरेट को छूट मिली हुई है वो इंसेंटिव को वापस ले लें। तो एक कठोर फैसला है, उधर भी हो सकता है। दूसरा कठोर फैसला है जो कि आम लोगों के आजीविका पर सीधे असर पड़ता है, उसके रहन सहन पर असर पड़ता है। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा जब बजट आएगा कि ये कठोर फैसले समाज के किस आर्थिक समूह के लोगों के खिलाफ जा रहे हैं और किनके लिए ज़्यादा कठोर हो रहा है, किनके लिए कम कठोर हो रहा है। लेकिन हमको लगता है कि ये अगर नीचे वाले तबकों पर ज़्यादा डालेंगे, ऊपर वाले पर नहीं डालेंगे तब इनके खिलाफ माहौल बनेगा कि भाई ये तो देखिए फिर जो विरोधी पार्टियां हो गए कि देखिए ये लोग जो कॉर्पोरेट लॉबी है या हायर इनकम ग्रुप है तो अमीर को और अमीर बनाने जा रहे हैं, गरीब को और गरीब बनाने जा रहे हैं। जो आरोप धर्मानी साहब लगातार मोदी के ऊपर लगते रहे चुनाव के पूरे दौरान में, लगता है कि मैंने वही बात कही ना कि जैसे जो वादे उन्होंने किए हैं, आज अगर उसके जिस जगह पर उन्होंने ये बात कही कि कठोर फैसले लेंगे, वहीं पर उन्होंने ये भी कहा कि हम जो डिफेंस इक्विपमेंट है उसमें सेल्फ रिलायंट हों, इंपोर्ट बंद करें। वो अपनी बातें जो कही हैं उसके ऊपर आज भी स्ट्रेस कर रहे हैं सत्ता में आने के बाद भी। ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात जो इन्होंने अभी कही, मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं अभी भी जो एक टेक का नेटवर्क है उसमें बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो अनटैप्ड है। अगर उसको टैप किया जाता है, जैसे लोग अभी टैक्स छुपाते हैं, उनके पैन कार्ड हैं, पैन कार्ड में वो बिना रिपोर्टिंग के जा रहे हैं, लोगों के बड़े बड़े महल हैं, अगर उस वर्ग को वो नेट में लाते हैं तो मुझे लगता है कि उनको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। इतना रेवेन्यू जनरेट होने वाला है कि वो उससे ही जो ईमानदाराना कोशिश है नेट को बढ़ाने की, उससे सर मैं ये बात कहना चाह रहा हूं, ये जो प्रधानमंत्री जी का जो अभी संकेत है वो सीधे सीधे आम जनता को प्रभावित करने वाला संकेत है। वो न इतना कारपोरेट को प्रभावित करेगा। आप ये मेरा व्यक्तिगत मानना नहीं। अगर वो देश के प्रधानमंत्री हैं तो भारत के लोगों को प्रभावित करेगा यार, 4-5 के लोगों को तो नहीं करेगा। कठोर फैसले में तार्किकता है, उसकी प्रामाणिकता है, लोगों को उसकी आवश्यकता महसूस होती है तो उसमें कोई समस्या नहीं होगी। उनको भी मालूम है और ये पहली सरकार है जिसने चुनाव में जो भी घोषणा किया राष्ट्रपति अभिभाषण के माध्यम से संसद के रिकॉर्ड पर ला दिया है, इसलिए संसद में भी प्रश्न पूछा जाएगा तो ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के आधार पर काम होगा ना, कठोर फैसले। जी चलिए अवधेश जी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा समय खत्म हो गया। पुष्पेंद्र जी, धर्मानी साहब, उपेंद्र जी और त्यागी जी, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।